नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर दिल्ली से, जहां पर इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही बैठक खत्म हो गई है। बैठक करीब 2 घंटे तक चली। बैठक में कांग्रेस नेशनल अलायंस कमेटी के सदस्य के साथ साथ बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और सह प्रभारी अजय कपूर मौजूद रहे, जबकि आरजेडी की तरफ से राज्यसभा सांसद मनोज झा दिल्ली की इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक की रिपोर्ट नेशनल अलायंस कमेटी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी जाएगी। वहीं मनोज झा भी आरजेडी नेतृत्व को इस बैठक की जानकारी देंगे। हालांकि बैठक से निकलते वक्त आरजेडी सांसद मनोज झा ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि ऑल इज वेल। मनोज झा ने कहा कि क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी चाहिए और इसीलिए आज की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही है। सर क्या हुई बातचीत? सर क्या हुई बातचीत? क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने सीटों पर सर? कितने सीटों पर सर? कोई नहीं। कितने सीटों पर? क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। सर एक मिनट सर क्या बातचीत हुई? सर क्या बातचीत हुई? सीट शेयरिंग को लेकर क्या बात? तो देखिए, मनोज झा से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि भाई इस मीटिंग में आखिर क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक ठाक है, तो उन्होंने एक लाइन में ये जरूर कह दिया कि ऑल इज वेल। लेकिन इसके अगली लाइन जो उन्होंने कही कि क्वालिटी पर फोकस हुआ, क्वांटिटी पर नहीं। दिल्ली से हमारे सहयोगी शिवम प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, तो क्या ये माना जाए कि सीट कौन कौन सी मजबूत है, किसके पास जाएगी तो जीत हासिल होगी, किस जगह से किस कैंडिडेट को और किस पार्टी का वो कैंडिडेट हो, ये तय करने के लिए उसका विनिंग फैक्टर होना ज्यादा जरूरी है, इस पर चर्चा हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस का सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन होना था बिहार में, जहां से आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस पार्टी तीनों दल है, वहां लेफ्ट भी साथ में आता है। नहीं, ऐसे में आज मुकुल वासनिक के आवास पर यह बैठक चल रही थी। लगभग 2 घंटे के आसपास का समय था जब आरजेडी के मनोज झा यहां मौजूद थे। साफ तौर पर 40 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी 10 लोकसभा सीटों की मांग कर रही है। हालांकि जब कांग्रेस स्टेट लीडरशिप राष्ट्रीय नेतृत्व से मिली थी, एआईसीसी में बैठक हुई थी, उस समय अखिलेश प्रसाद सिंह समेत जो कांग्रेस का स्टेट लीडरशिप, उसने एक मांग उठाई थी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी को सीटें दी जाती है वो अक्सर ऐसी सीटें होती हैं जहां पर भाजपा मजबूत स्थिति में होती है। ऐसे में पार्टी को नुकसान होता है। सीट शेयरिंग के नाम पर सीटों की काउंटिंग तो बढ़ जाती है, लेकिन कांग्रेस को हमेशा वीक सीटें दी जाती है। उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी जब नेशनल अलायंस कमेटी यहां बैठी थी, कांग्रेस के जो स्टेट लीडरशिप है वो बैठी थी, उसके साथ साथ आरजेडी के नेता भी बैठे थे। आज बातचीत का प्रथम चरण शुरू हुआ है। कांग्रेस पार्टी की डिमांड थी वो 10 लोकसभा सीटें लड़ना चाहती है, लेकिन 17 सीटें जो है आरजेडी और जेडीयू लड़ना चाहती है। ऐसे में तमाम सवाल है। आज नेशनल अलायंस कमेटी की मौजूदगी में आरजेडी से मनोज झा और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस प्रभारी, सह प्रभारी मौजूद रहे। पहले स्तर की यह वार्ता है। अंतिम निर्णय है दोनों पार्टियों के नेतृत्व के बीच दिया जाना है। सूत्रों का यह भी दावा है कि आज की बैठक में लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव को शामिल नहीं होना था, ना वो शामिल हुए हैं। जो एक मैसेजिंग होती है कि कांग्रेस पार्टी वहां क्या चाहती है, आरजेडी क्या चाहती है, वो बेसिक आज फर्स्ट दौर की, आप कहें पहले दौर की वार्ता हुई है। शिवम, ये माना जाए एक सीधे शब्दों में या क्षेत्रीय भाषा में कि मन को टटोलने का प्रयास किया गया कि भाई चाहते क्या है, चाहे वो आरजेडी की इच्छा हो या फिर कांग्रेस की इच्छा हो, अपनी अपनी तरफ से हर कोई ज्यादा दावेदारी रखता है, क्योंकि उसे पता है कि यहां पर भी कटौती की जाएगी। मांगेंगे 12 तो हो सकता है कि 6 मिले, हो सकता है कि ये संख्या 7 तक पहुंच जाए, लेकिन मांगना ज्यादा है। देखिए, निश्चित तौर पर बिहार में आज पहले स्तर की ये वार्ता, जैसे आपने कहा, मन टटोलने की, कौन सी पार्टी वहां क्या चाहती है, कैसे समीकरण बनेगी, ये एक पहली प्रारंभिक बैठक है, नहीं तो कोई अंतिम निर्णय लेना है। मनोज झा जब बैठक से निकले तो उन्होंने साफ तौर पर कहा ऑल इज वेल, क्वालिटी की बात की है, और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि सभी पार्टियों को उन सीटों पर अपनी मौजूदगी में दर्ज करानी है जहां जीत की संभावना ज्यादा हो। आज दोनों ने एक दूसरे के सामने अपना प्रस्ताव, प्रपोजल जो भी है वो रखे होंगे, एक दूसरे को मैसेजिंग का काम हुआ है, और आने वाले समय में एक दौर की या
या 2 दौर की वार्ता और हो सकती है, उसके बाद दोनों के नेतृत्व अंतिम निर्णय लेंगे। ये प्रारंभिक दौर की वार्ता थी। हाँ, ये जरूर है कि जब मनोज झा निकले उसके बाद भी नेशनल अलायंस कमेटी और बिहार कांग्रेस के नेता काफी देर तक मौजूद रहे। अंतिम चर्चा पर निर्णय हुआ होगा कैसे है। और अभी जब तक राजद की चाहे कितनी भी कांग्रेस साथ बैठक हो जाए, जब तक जेडीयू की बातचीत नहीं होगी तब तक वहां सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बनेगा। ऐसे में तमाम बैठकों का दौर अभी चलेगा और उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। जब अन्य दलों के साथ भी कांग्रेस या आरजेडी बैठेगी तब अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अभी आप देखें तो नेताओं के निकलने का जो सिलसिला वो जारी है। बाहर निकलकर आए हैं अशोक गहलोत, धीरे धीरे तमाम नेता बाहर निकल रहे हैं। अब देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा कि इस बैठक के बाद क्या वो कहते हैं और अगले दौर की जो वार्ता है वो कब शुरू होती है, क्योंकि अब जेडीयू से भी कांग्रेस बात करेगी और उसके आधार पर ही आगे बढ़ा जाएगा। बिल्कुल शिवम, जिस तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं कि भाई ये तो संभव नहीं है, जब इंडी गठबंधन की बात हो रही है, अलायंस की बात हो रही है, तो इसमें सभी पार्टियां जो हैं चाहे वो कमोबेश सीटों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है, दावेदारी कम ज्यादा की हो सकती है, लेकिन बैठना तो सभी को एक साथ है और एक साथ सहमति दिखानी होगी। तो क्या ये चर्चा जो है 1 to 1 होने के बाद एक साथ तीनों बड़ी पार्टियों का एक मंच पर बैठकर या एक साथ टेलीफोनिक भी बातचीत होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी, जिसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस साथ में होंगी? देखिए, निश्चित तौर पर अभी इन तीनों पार्टियों के बीच बैठक भी होगी और नेशनल अलायंस कमेटी की मौजूदगी ये दिखाती है कि गंभीर स्तर पर औपचारिक वार्ता आज से शुरू हुई है। तमाम दलों के साथ कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी बैठेगी। अखिलेश प्रसाद सिंह की मौजूदगी और मनोज झा की मौजूदगी दिखाती है कि प्रथम दौर की वार्ता कि दोनों पार्टियां क्या चाहती है और कितनी सीटों पर वो लड़ना चाहती है। इसके बाद जब जेडीयू से कांग्रेस बात करेगी तब उसके बाद तस्वीर साफ तौर पर सामने होगी। तीनों पार्टियों में अगर अभी बेसिक फार्मूला की बात करें और जो सूत्रों का दावा है हमारे, वो जेडीयू आरजेडी 17 सीटों पर लड़ना चाहती है और 4 सीटें वो कांग्रेस को देना चाहती है, लेफ्ट को 2 सीटें देगी। ऐसे में विकल्प कांग्रेस के पास कम बचा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह मानना है लोकसभा चुनावों में उन्हें बिहार में बड़ी मौजूदगी चाहिए। यही एक वजह है कि 10 या 11 सीटों का आंकड़ा अखिलेश प्रसाद सिंह ने रखा है। अब जब दोनों पार्टियों के नेतृत्व अपने सामने प्रपोजल देखेंगे उसके बाद जेडीयू से बात होगी और तब जाकर यह बड़ा निर्णय होगा। लेकिन एक बात तय है कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में सभी पार्टियां चाहती है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों का ऐलान हो, कम से कम सीटों की जानकारी हो, ताकि जो उम्मीदवारों को वहां से टिकट देना चाहते हैं उनको मैसेजिंग दी जाए कि आप समय पर चुनाव में उतर, आपको पार्टी टिकट देने वाली है, कुछ नेताओं को चुनने वाली है। ऐसे में वो क्षेत्रों में जाना शुरू करें, क्योंकि 4 से 5 महीने का समय है। बिहार में इंडिया गठबंधन के दल है, उनको लगता है कि उनके पास एक बड़ा मौका है ज्यादा सीटें जीतने का। तो यही सब तमाम समीकरण की शुरुआत होगी। यही गणित जो है, ये गणित जेडीयू के पास आकर अटक जाती है, क्योंकि जेडीयू को अपनी सिटिंग सीटें छोड़नी होंगी। अगर ये सीटों की संख्या बटेगी आपस में तो जेडीयू इसमें कितना कन्विंस हो पाती है, वो इस फॉर्मूले को कितना स्वीकारती है, ये देखना होगा। बेहद महत्वपूर्ण। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम हमारे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए। पटना से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 2024 को लेकर आज बिहार बीजेपी की भी एक महत्वपूर्ण बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई है। बीजेपी संयुक्त मोर्चा की यह बैठक प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की आगामी रैलियों पर मंथन किया गया, साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारी पर भी मंथन हुआ। तो चुनाव की तैयारियों पर बीजेपी के मंथन का दौर हालांकि पहले से चल रहा है, लेकिन शीर्ष नेताओं की रैली कब कब होगी, किन किन जगहों पर होगी, ये रैली कितनी होगी, कौन कौन से लोग वहां मौजूद होंगे, इसे लेकर व्यापक मंथन का दौर आज पटना में देखने को मिला, जहां मिशन 2024 को लेकर बृहद चर्चा की गई। वहीं बड़ी खबर पटना से, जहां बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। बीजेपी कोर कमेटी की यह बैठक जो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, ये अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। हालांकि इसके लिए जो निर्धारित वक्त था वो 4 बजे का बताया गया। ये बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है बिहार बीजेपी कार्यालय में। इस बैठक में ये देखना होगा कि कौन कौन से बड़े चेहरे इस बैठक में नजर आते हैं। लेकिन 2024 के लिहाज से जहां एक तरफ रैलियों को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है, कब कब रैलियां होंगी, क्या वो रणनीति होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी, इंडी गठबंधन को कैसे रोकना है, ये तमाम विषयों पर चर्चा इस बीजेपी कार्यालय में होने वाली बैठक पर सबकी निगाहों के तौर पर नजर आती है।
और नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाने के सवाल को जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने खारिज कर दिया है, उस पर सियासत अब गरमा गई है। अब इस बयान ने जदयू की बेचैनी को और बढ़ा दिया है। मंत्री अशोक चौधरी ने खड़गे के बयान पर कहा कि नीतीश ने किसी पद के लिए कभी भी कोई इच्छा जाहिर नहीं की, लेकिन नीतीश कुमार में पीएम बनने के तमाम गुण हैं। करोड़पति का हवाला दिया हुए उनका किस प्रिटेक्स्ट में कहें, इसका तो उत्तर कांग्रेस पार्टी और उनके स्पोक्स पर्सन देंगे, उनके राष्ट्रीय प्रिटेक्स्ट में इस बात को कहें। लेकिन हमारे नेता न प्रधानमंत्री के रेस में है न कन्वीनर के रेस में। मटेरियल क्यों है? मटेरियल है इसलिए कि इन्होंने भारत सरकार में कृषि, रेलवे, सरफेस ट्रांसपोर्ट जैसे मंत्रालयों का इन्होंने निर्वहन किया। देश में वाजपेयी जी के शासनकाल में पहली बार अगर देश में एग्रीकल्चर पॉलिसी आई, वो नीतीश जी के समय आई। नीतीश जी ने देश को एग्रीकल्चर पॉलिसी दिया। जब बिहार सरकार में मुख्यमंत्री बने तो बिहार सरकार में उन्होंने ऐसी बहुत सी योजनाओं की शुरुआत की जिसको केंद्र सरकार से देके दूसरे राज्यों ने अंगीकार किया। तो पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस लगातार मांग कर रही है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा कि आरजेडी शुरू से ही कर्पूरी के आदर्श पर चली है। वहीं जेडीयू और कांग्रेस का यह कहना है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसी बीच बीजेपी ने कर्पूरी के बहाने तीनों ही पार्टियों पर निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि कर्पूरी का सही सम्मान अगर कोई पार्टी कर रही है तो वो है बीजेपी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि मिले, ये मांग राष्ट्रीय जनता दल शुरू से कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा के सबसे बड़े वाहक के रूप में बिहार में काम किया है। कर्पूरी ठाकुर का शताब्दी समारोह हमारे कर्पूरी आने वाले हैं। 24 जनवरी को शानदार कार्यक्रम और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दो। देखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाए, भारत रत्न दिया जाए। हम तो चाह रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार को तय करना है, बाकी एजेंसीज को तय करना है। इसका विरोध कौन कर रहा है? तो अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि उनको मिले। कर्पूरी जी तो भ्रष्टाचार के विरोधी थे, संपत्तिवाद के खिलाफ थे, परिवारवाद को कभी उन्होंने आत्मसात नहीं किया, कभी गले नहीं लगाया। लेकिन उनके नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, आज उनके आदर्शों और विचारों और सिद्धांतों को तिलांजलि देकर करके आज जो ऐसे भ्रष्टाचार को गले लगाया है। सीएम नीतीश से आज पटना में मुखिया और वार्ड मेंबर के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई और सीएम नीतीश ने सरपंच और पंचों के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। सीएम ने मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, उप सरपंच और पंच के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि का ऐलान किया है। दारोगा ज्योति रंजन की आईजीआईएमएस में इलाज के दौरान मौत हो गई है। दारोगा ज्योति रंजन 2009 बैच के दारोगा थे। दारोगा सिविल कोर्ट में तैनात थे और कुछ दिन पहले अपने घर के बाथरूम में ही खुद को उन्होंने गोली मार ली थी। उसी के बाद अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद उनकी आज मौत हो गई। वहीं पटना से बड़ी खबर, जहां पर सोनाली पेट्रोल पंप के पास हादसा हुआ है। डिवाइडर से टकराकर बस पलट गई है। बस 0 माइल से धनु की मोड़ के तरफ जा रही थी, जिस दौरान वो डिवाइडर से जाकर टकराई और पलट गई। हादसे में बस ड्राइवर और खलासी जख्मी हो गए हैं। दोनों को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस बैरिया बस स्टैंड से 15 यात्रियों को लेकर मोतिहारी के लिए निकली और इसी दौरान अगमकुआं थाना क्षेत्र के बाईपास सोनाली पेट्रोल पंप के पास में ही अगला चक्का अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, जिससे देखते ही देखते बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जाकर टकरा गई और बीच सड़क पर ही पलट गई, जिसमें ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि बस में सवार दर्जनों यात्रियों को मामूली चोट आई है। बस के बीच सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होने से महात्मा गांधी सेतु पर भी लगभग 1 घंटे तक जाम लग गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद ट्रैफिक एएसपी और ट्रैफिक डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने महात्मा गांधी सेतु पर आवाजाही को सामान्य करवाया।
गाड़ी मुजफ्फरपुर की ओर जा रही है। कहाँ से? पटना बस स्टैंड से। अच्छा, उसके बाद वहाँ पर जो डाइवर्सन बना हुआ है ना, वहीं पर गाड़ी अनियंत्रित हो गई। अच्छा। अनियंत्रित होकर के गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें चालक और उसका हेल्पर दोनों का पैर कुचा गया है। तो बेचारा इलाज चल रहा है। मोतिहारी बस जा रही थी तो टायर ब्रस्ट होने के कारण बस अनियंत्रित हो गया, जिसके कारण पलट गई और 2 लोग घायल हो गए, उनको हॉस्पिटल भेजा गया। कितने यात्री सवार थे सर? करीब 15। बाकी लोग सुरक्षित हैं? हाँ, हल्का फुल्का चोट आई। वहीं बड़ी खबर भागलपुर से, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बाबा विश्वनाथ पुल पर यह हादसा हुआ, जिसमें प्रिंस, सुकेश और राहुल की मौत हुई है। तीनों युवक मधेपुरा जा रहे थे। जन्मदिन मनाकर ये